बढ़ सकता है रेलवे किराया, बढ़ सकता है आपकी जेब पर बोझ, बढ़ सकती है मिडिल क्लास की मुश्किलें। भले ही चुनावी साल में जानकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पवन बंसल कुछ कमाल कर जाए, लेकिन डीजल का डंक रेल मंत्रालय को ऐसा लगा कि किराया बढ़ाने के अलावा कोई चारा इनके पास दिख नहीं रहा। पिछले महीने ही रेल मंत्री ने किराए में बढ़ोतरी की थी। तब उम्मीद की गई थी कि शायद बजट में रेल मंत्री किराया बढ़ाने का ऐलान ना करें, लेकिन जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रेल मंत्रालय पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में किराए का करंट देने के लिए बंसल कोई नया फॉर्मूला लेकर आए तो चौंकिएगा मत। रेल मंत्री पवन बंसल की पूरी कोशिश होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि सीधे सीधे यात्री किरायों में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो भी उन्हें मिल जाए। जानकारों की माने तो इसे यात्री किरायों में बढ़ोतरी का नाम ना देकर पवन बंसल इसे फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट या फिर सरचार्ज या फिर सेस या फिर यात्री किरायों के स्लैब में बदलाव कर इसकी घोषणा कर सकते हैं। पिछले महीने रेल किराया बढ़ाने के बाद रेलवे को 6500 करोड़ की आय होनी थी, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से रेलवे का खर्च ही बढ़ गया है। रेलवे में डीजल की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए रेलवे को डीजल के लिए बाजार भाव से 10 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर ज्यादा देना पड़ता है। इससे रेलवे पर 3300 करोड़ का इस साल अतिरिक्त बोझ है। इसकी भरपाई रेलवे या तो किराया बढ़ाकर या फिर डीजल पर सरचार्ज लगाकर करना चाहता है। सरचार्ज लगाने पर रेल मंत्री सदन में कह सकते हैं कि दाम गिरने की सूरत में सरचार्ज घटाया भी जा सकता है। रेलवे की सालाना डीजल की खपत 250 करोड़ लीटर की है और हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए डीजल पर खर्च होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1 रुपए डीजल के दाम बढ़ने से सालाना रेलवे को 250 करोड़ का नुकसान होता है। रेल मंत्री के सामने चुनौती होगी आम चुनाव से पहले जनता का दिल जीतने की। इसलिए इस साल बजट में हम उन वादों की उम्मीद कर सकते हैं जिससे सीधा सीधा सरोकार हमारा और आपका होगा। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि रेल मंत्री हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे रायबरेली हो या अमेठी या फिर उन राज्यों में जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उनके लिए ज्यादा घोषणाएं करें। अपना पहला रेल बजट पेश करने जा रहे पवन बंसल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेल बजट में भोपाल से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चलनी चाहिए। कुछ नई रेल गाड़ियों के हमारे मामले रेलगाड़ियां रेल चले, जैसे सीधे बॉम्बे के लिए बहुत दिनों से बात हो रही है कि बॉम्बे के लिए जो सीधा कनेक्शन एक चाहिए अच्छी ट्रेन का, वो नहीं है तो भोपाल से चलना चाहिए। उधर से जो ट्रेनें आती है उसमें बैठ के जाते हैं, यहाँ जगह मिलती है नहीं मिलती। ये चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 12 फरवरी को देश के रेल मंत्री पवन बंसल को लिखी थी। इस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है मुंबई का दर्द क्या है, खासतौर से मुंबई की लाइफलाइन रेल को लेकर के। रेल बजट से देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई को काफी उम्मीदें हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने रेल मंत्री पवन बंसल को चिट्ठी लिखी है। बंसल के नाम लिखी चिट्ठी में चौहान ने 9 सेक्शन की योजनाओं का जिक्र किया है और मांग की है कि इन्हें 2013-14 के रेल बजट में शामिल किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए। ये सेक्शन है ठाणे भिवंडी दीवा वसई रोड, रंजनपाड़ा खारकोपर तारघर सीवुड नया लिंक, पनवेल उरन दीवा पनवेल खारकोपर जिटे नया लिंक, पनवेल करजत पनवेल जिटे थाल थाल अलीबाग नया लिंक। अब देखना यह है कि 26 फरवरी का जो रेल बजट है उसमें रेल मंत्री पवन बंसल मुंबई वासियों के लिए क्या करते हैं। रेल मंत्री पवन बंसल से पूर्वोत्तर के लोगों ने भी काफी उम्मीदें बांध रखी हैं। आज पेश किए जाने वाले रेल बजट से पहले पूर्वोत्तर के लोगों ने अपनी वो समस्याएं गिनाई जिनसे उन्हें रोज रूबरू होना पड़ता है। ट्रेनों की कमी और महिलाओं की सुरक्षा पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए बड़ी समस्या है। और भी चाहिए ट्रेन, बहुत कम है हमारा लिए जाने के लिए, सुबह का शाम का दिन को भी चाहिए हम लोग का। सुबह हम लोग आने से दिन भर रहना पड़ता है। महिला के लिए थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए,
हम लोग तो डर लगता है सिक्योरिटी नहीं होने से। We are expecting, more security and all, because women we are traveling every time. More train communication and the security also should be added. जबकि प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में साफ सफाई न रहने की समस्या हर कोई गिना रहा है। हम लोग बैठने के लिए तो दूर, खड़ा होने के लिए भी परेशान होता है, तो इतना भीड़ भाड़ है। टॉयलेट वगैरह बहुत खराब होता है क्योंकि सफाई नहीं करता है, और टाइम में ट्रेन नहीं पहुंचता है। रेल मंत्री से मेरा दरख्वास्त है, रेल ज्यादा कीजिए और सफाई होना चाहिए ट्रेन। कुछ लोगों की मांग है कि जनरल और स्लीपर का किराया कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम पैसे वाले लोग ही सफर करते हैं। Most of the poor people are traveling in the second class only. So please minimize AC first tier or second tier or third tier. They are the rich people, they can travel. Please keep on the same thing as I want to the second class sleeper. हम लोग को किराया कम करना स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कम करना चाहिए। असम के निवासी दिल्ली मुंबई के लिए ट्रेनों की कमी को भी बड़ी समस्या बता रहे हैं। मुंबई के लिए कोई गाड़ी है ही नहीं, और फैसिलिटी बहुत कमजोर है नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके दीमापुर में हम लोग को मेंटेनेंस बहुत कमजोर है। बम्बई के लिए और दिल्ली के लिए अवेलेबल ट्रेन देने से हम लोग के लिए बैकवर्ड एरिया के लिए हम लोग को फायदा होगा सर। अब देखना यह है कि रेल मंत्री आज पेश किए जाने वाले बजट में पूर्वोत्तर की इन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं। एक आधुनिक मेमू कोच फैक्ट्री बनाने के लिए रेलवे और BHEL ने हाथ मिला लिए हैं। लोकल और उपनगरीय ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी मेमू कोच की भारी मांग थी। रेल मंत्री पवन बंसल और भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में इस करार पर दस्तखत हुए हैं। Most MPs look forward to the railway budget more than even the general budget because it touches the lives of every individual living in this country, and therefore the railways have a very important responsibility which they have been discharging for so many years. ये कोच फैक्ट्री राजस्थान के भीलवाड़ा में बनाई जाएगी, जिसमें साल में 400 कोच बनाए जाएंगे। इनमें रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए बैठने का बेहतर इंतजाम होगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन परिसर में इस हड़ताल का रेल बजट से सीधा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए रेल बजट का खास मौका जरूर चुना है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ये कर्मचारी सोमवार को 72 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये लोग अपने लिए सुविधाओं की कमी के साथ साथ रेलवे के डिविजनल मैनेजर के बर्ताव से इतने आहत हुए हैं कि भूख हड़ताल पर चले गए। भारत स्वाधीन का 65 साल बाद में भी ये महात्मा गांधी का अनशन आंदोलन करना पड़ रहा है। किस लिए? जे हम लोग का प्रशासन सुनता नहीं। हम लोग का बात जब नहीं सुनता है प्रशासन, इतना चिल्लाने के बाद वो लोग तो सोचता ही नहीं हम लोग का बारे। रेल मंत्री को भी हम आशा रखता हूँ, रेल मंत्री जी, पार्लियामेंट या हमारा जो रेलवे बोर्ड है, हमारा ऑनरेबल GM है, उन्होंने हम लोग का बात जरूर समझेंगे और इस बारे में जरूर हमारा जो डेमोक्रेसी राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको जरूर मानेंगे उन लोग। इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग पीछे हटेगा नहीं। हैदराबाद में हुए बम धमाके में जांच एजेंसियों को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। CCTV की तस्वीरें इतनी धुंधली है कि वहां से सुराग तलाशना काफी मुश्किल है। लिहाजा इन तस्वीरों को खंगालने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की मदद ले सकती है। समाचार एजेंसी PTI ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में गुरुवार को हुए 2 बम धमाकों में 16 लोग मारे गए थे, जबकि 117 लोग घायल हुए थे। इस बीच जांच एजेंसियों को पता चला है कि ब्लास्ट से पहले दिलसुख नगर के एक होटल में फर्जी पते और दस्तावेजों के आधार पर 2 कमरे बुक कराए गए थे। इन कमरों में रुकने वाले धमाकों के बाद से गायब है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने भी ABP न्यूज से खास बात में कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। पुख्ता सबूत मिले हैं, उस पर कार्रवाई करके जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सरकार सजा दिलाने का काम। पुख्ता सबूत मिल चुके हैं,
कोशिश कर, एविडेंस है, देखिए ऐसी चीज़ है, एक बम ब्लास्ट में तमाम चीज़ें, वहाँ जनता भी बहुत आई थी, परंतु जो चीज़ें भी हमें उस साइट से मिली हैं उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है। तमाम और नोडल एजेंसीज भी इस पे काम कर रही हैं। कुछ लीड्स अवश्य मिली हैं। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद एनसीटीसी को जरूरी बताते हुए केंद्र सरकार ने गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों से बातचीत तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के दायरे से बाहर रखा जाएगा और वो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। लेकिन अभी तक विपक्षी दल एनसीटीसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। कानून में कोई कमी नहीं है, एनआईए नहीं बनी, ये तो सिर्फ जिम्मेदारी टालने के लिए ऐसी बातें चलती है। कोई सरकार, राज्य सरकार जो है या भारत सरकार जो है वो देश में आतंकवाद की खबर लगेगी तो एक्शन नहीं करेगी, लेकिन जो एक्शन करने वाली मशीनरी है वो लुंज पुंज हो तो कहा क्या होगा। बीजेपी समेत गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें एनसीटीसी का इसलिए भी विरोध कर रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में दखल देंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि सरकार ने यहां तक कहा है कि आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एनसीटीसी कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक वो राज्य सरकार को विश्वास में न ले ले। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद सुशील कुमार शिंदे ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। उनका इरादा अगले कुछ दिनों में बाकी राज्यों के सीएम से भी करने का है। मैंने पहले बातचीत की है एनसीटीसी के बारे में। उन्होंने कहा है कि उसमें के जो कोई क्लॉज है वो हम बैठ के तय करेंगे। उनका तो मन उसमें है, लेकिन बाकी भी जो चीफ मिनिस्टर्स है वो अपोज कर रहे हैं, उनसे भी बात करना होगा। आज दिल्ली में यूपीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। कमेटी की इस मीटिंग में आम बजट पर खास चर्चा होगी जो कि 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में तेलंगाना के मसले पर भी बातचीत संभव है। आम बजट से पहले होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग इसलिए भी खास है कि 2014 से पहले यूपीए अपने आखिरी बजट में कुछ चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। वैसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले ही यूपीए में कोऑर्डिनेशन की कमी की बात कह चुके हैं। आप लोग टीचर बनने लायक नहीं है, डोंट टेक अदरवाइज। खाना कैसे खाया जाता है, टेल मी। आई एम 10+2। व्हाट आर यू टॉकिंग, राम नाम सत्य है। तो आपका पेट फटने को रहा है, तो आपको ये नहीं मालूम। अलीगढ़ के एसपी विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित एक बार फिर से विवादों से घिर गए हैं। गुड्डू पंडित पर आरोप है कि उन्होंने समस्या लेकर पहुंचे शिक्षकों के साथ बदसलूकी की। स्कूलों में शिक्षकों की गैर हाजिरी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मोबाइल मिस्ड कॉल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है ताकि मिस्ड कॉल की लोकेशन से पक्का हो सके कि शिक्षक तय वक्त पर स्कूल पहुंच चुका है। अलीगढ़ के उर्दू बेसिक टीचर एसोसिएशन के तहत कुछ शिक्षक जब इस आदेश के विरोध में विधायक गुड्डू पंडित से फरियाद करने पहुंचे तो विधायक जी ने अपनी पाठशाला सजा ली और गुरु ज्ञान की परीक्षा लेने लगे। खाना कैसे खाया जाता है बता? आप बताइए, इतने बड़े लोग बच्चों को पढ़ाते आप? जो है स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है यार। व्हाई डू अंडरस्टैंड मी? नहीं, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो। स्कूल मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बच्चों खाना कैसे खाया जाता है बताइए। बता रहे हैं। हम एक टीचर हैं, मैंने बोला आप टीचर हैं जी, आप बताइए। हाँ, बता रहे हैं। जब हम खाना हमारा पककर तैयार हो जाता है तो हम सारे बच्चों को उन लोगों को कहते हैं कि आप उसको पहले आप हाथ धोइए, फिर उसको बैठालते हैं, उसके बाद बैठालने के बाद बच्चों को खाना खिलाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप बताएं। लिसन टू मी, नो, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, आपके पास जवाब है। जिस वे में तुम मुझसे बात कर रहे हो सिर्फ उस वे में पूछना चाहता हूँ आपसे कि खाना कैसे खाया जाता है, टेल मी एवरीबॉडी प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं 80,000 मत पाता हूँ जहाँ बिरादरी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना, मैं पढ़ाने आई एम 10+2, डोंट टेक अदरवाइज। आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ मैंने कहा आप आगे से बच्चों को जाके बताइएगा खाना कैसे खाया जाता है, दिमाग से। किससे खाया जाता है? दिमाग से, डोंट टेक अदरवाइज। बताइए अगर ना खाया जाता है, बहन जी बताइए किससे खाया जाता है? दिमाग से। सो डोंट टेक अदरवाइज। ये जो भगवान ने, विधाता ने ये जो लैपटॉप दिया है ना, जो आपका पेट फटने को हो रहा है, जब आपको ये नहीं मालूम कि एक रसगुल्ले में कितनी कैलोरी है,
जब यहाँ के बच्चों को ये नहीं मालूम कि खाना कैसे खाया जाता है तो कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? हाउ कैन पॉसिबल? टेल मी। आप हमसे सवाल करेंगे, जवाब नहीं बनेगा आप पर। जब विदाउट पेस्टिसाइड खाना खाते थे तब प्रॉब्लम नहीं थी। आज पेस्टिसाइड खाना खाया जा रहा है, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिसको आप टूट के पड़ते हो, आज ये शादी है, वो हाल क्या करती है इस पेट में, इस मशीनरी में। बताइए, टेल मी। इतने टीचर है, सत्य क्या है? बोलिए, एक आदमी तो बोले कि सत्य है पंडित जी। राम नाम सत्य है। व्हाट आर यू टॉकिंग? राम नाम सत्य है? बताइए। वर्तमान सत्य है। क्या सत्य है? वर्तमान सत्य है। ठीक है ना बहन जी? तो आपने वर्तमान को सत्य कहा ना? Why do you understand me? Why do you understand me? Tell me. Everybody please. Go excuse me. Tell me. Everybody please. Go excuse me. I am a 10+2. Don't take otherwise. What are you talking? आप लोग टीचर बनने लायक नहीं है। डोंट टेक अदरवाइज। ना गलत बात होती ना वायरस आता। तो डोंट टेक अदरवाइज। बैठिए, चाय पी के जाइएगा। एक शिक्षक ने जब खुद सवाल करने की गुस्ताखी कर दी तो विधायक जी और उनके समर्थक उस शिक्षक से धक्का मुक्की करने लगे। कुछ लोगों का आरोप है कि गुड्डू पंडित ने खुद भी शिक्षक को तमाचे जड़े। बुजुर्ग टीचर थे, उनको एक थप्पड़ मारा कस के कर, लात भी मारी है उनको। हम ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो बाहर खड़े थे, धक्का दिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चाहे वो आम इंसान पे हाथ उठाए या टीचर पे उठाए, हाथ उठाना बंद करें। डिमांड ये है कि गुड्डू सर को गिरफ्तार करा जाए। पूरी तौर पे न्यायिक जांच होनी चाहिए और टीचर को उसका सम्मान वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे क्या करेंगे टीचर? आप आगे क्या करेंगे? उसके बाद धरना प्रदर्शन